वेलकम टू बायजूस ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम लोग डेली करंट अफेयर में बात करेंगे 24 अगस्त के समाचार पत्रों की, जो कि आपके एग्जाम जैसे एसएससी है, दिल्ली पुलिस है, बिहार एसआई है, बैंकिंग है एंड अदर एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की, जिसमें पहली खबर है सेंटर सेट्स अप फर्स्ट काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर कि अब ट्रांसजेंडर के लिए भी एक अलग से परिषद गठित की जा रही है। यानी इसको क्या कहेंगे? राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद कहेंगे। नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल या परिषद कहा जाएगा। और दोस्तों, यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आएगा? तो यहां पर सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय। और यह ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत इसका गठन किया गया है, यानी अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? टू असिस्ट द कम्युनिटी विथ बेटर फैसिलिटीज। दोस्तों देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 में इक्वलिटी की बात की जाती है। अगर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है तो कहां से समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, कहां से प्रासंगिक हो रही है? तो इसलिए यही कारण है कि बिहार सरकार पहली ऐसी सरकार थी जिसने, जैसे फॉर्म भरे जाते थे, आप लोग अक्सर फॉर्म भरते होंगे तो देखते होंगे मेल फीमेल अदर्स लिखा रहता था, लेकिन बिहार सरकार अब एक कॉलम दे रही है ट्रांसजेंडर के लिए भी। तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। समानता के अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी, उनके भी अपने अधिकार हैं और क्यों न दिए जाए। और इसका चेयरपर्सन कौन होगा, इसका अध्यक्ष कौन होगा? तो दोस्तों वही मिनिस्टर होगा। कौन? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी सामाजिक न्याय मंत्री, सोशल जस्टिस मिनिस्टर ही इसका अध्यक्ष होगा। परिषद की सदस्यता में देश भर से 9 लोगों का चयन हुआ है। इसमें पटना की समाज सेवी रेशमा प्रसाद को भी चुना गया है। और बिहार में किन्नर महोत्सव कराने का श्रेय रेशमा को ही जाता है। सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसजेंडर को अधिकार दिलाने का श्रेय इन्हीं रेशमा प्रसाद को जाता है। तो ये बहुत चर्चित नाम है, ध्यान रखेंगे। यानी ट्रांसजेंडर पर्संस यानी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 के तहत भारत की पहली और गठित जो ये कमेटी है या काउंसिल है, इसमें घोषित की गई है। तो क्या क्या बताया आपको? 10 केंद्रीय विभागों के सदस्य होंगे यहां पर मेंबर्स, ध्यान रखेंगे। 5 राज्यों और समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस काउंसिल का कार्य क्या होगा? तो एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज, प्रोग्राम, लेजिस्लेशन एंड प्रोजेक्ट्स, यानी ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उनके लिए प्रोग्राम सेट किए जाएंगे, उनके लिए लेजिस्लेशन, कानूनी सहायता और भी बहुत सारी परियोजनाएं या प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे। यानी दूसरा क्या महत्वपूर्ण कार्य रहेगा? मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग द इंपैक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, यानी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन कौन करेगा? यही राष्ट्रीय परिषद करेगी, ट्रांसजेंडर परिषद, नेशनल ट्रांसजेंडर काउंसिल। और रिवाइविंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट, यानी सभी विभागों की गतिविधियों की भी यह इवैल्यूएशन करेगा, समीक्षा करेगा। और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण भी करेगा, रिड्रेसिंग ग्रीवांसेस ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। तो इसका कार्य समझ गए दोस्तों। और केंद्र द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य कार्य भी करना। तो जैसे 5 नॉमिनेटेड मेंबर हैं, इनको आप देख सकते हैं। हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज लॉन्गेस्ट रोपवे ऑन ब्रह्मपुत्र। दोस्तों ब्रह्मपुत्र क्या है? यह एक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी है, यानी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ एशिया। एशिया नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, दक्षिण एशिया यानी सार्क देशों में सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? यह कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। और दोस्तों यह निकलती कहां से है? कैलाश मानसरोवर के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। और दोस्तों ये आगे बढ़ते हुए तिब्बत में इसे सांगपो यानी TSANGPO सांगपो के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों चीन में इसको जारलुंग कहते हैं।
याद रखोगे, जारलुंग कहते हैं। और ये आगे बढ़ते हुए कहाँ, यांग्यप दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। किस दर्रे से, किस पास से, विच पास, यांग्यप पास। समझ में आई बात। और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग या दिबांग के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये आगे बढ़ते हुए जब म्यांमार से आती है कौन सी नदी, लोहित नदी। विच रिवर, लोहित रिवर। कहां से आ रही है, म्यांमार से। म्यांमार से लोहित नदी आती है, जब इसमें मिलती है, यानी कहां मिलती है, असम में, तो असम में इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। फिर उसके बाद गोलपाड़ा की पहाड़ी से मुड़ जाती है, बांग्लादेश में इसे जमुना, यमुना नहीं, ध्यान रखेंगे, जमुना के नाम से जाना जाता है, JAMUNA। और दोस्तों यहां से गंगा भी आ रही हैं, यानी पद्मा नदी। तो पद्मा और जमुना मिलकर मेघना नाम से विश्व के सबसे बड़े डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा का निर्माण करती हैं। याद हो जाएगा। और इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, सुबनसिरी, तिस्ता, मानस, संकोस, पगलादिया, जिया भरेली, पुथुमिथि, ये सारी सहायक नदियां हैं। तो इसी पर भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे होने के साथ साथ सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल यानी बोगी बील ब्रिज भी सुना होगा। तो ब्रह्मपुत्र रिवर डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे एज वेल एज द लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज यानी बोगी बील ब्रिज ओवर इट। तो अब इसका डिटेल में अगर इसका विवरण करते हैं तो रोपवे की कुल लंबाई क्या है, देखिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, इसीलिए बस इसी को आपको उठाना है, ध्यान रखना है। और इस परियोजना को 2006 में गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट के सौंदर्यीकरण के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। अगला है इसका बेनिफिट क्या होगा, इससे लाभ क्या होगा। तो रिड्यूस द ट्रेवल टाइम, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, यानी उत्तरी गुवाहाटी से दक्षिणी गुवाहाटी के बीच की यात्रा के समय को कम करके केवल 7 मिनट तक यानी जस्ट 7 मिनट कर दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। और द रोपवे विल बी वाइटल ड्यूरिंग फ्लड एंड टूरिज्म विल गेट ए मेजर बूस्ट। यानी इस समय देखते हैं ना, पूरा वहां के सारे लगभग जिले बाढ़ से ग्रसित हैं, तो ऐसे में बाढ़ के दौरान रोपवे एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन हो सकता है, सोर्स हो सकता है, और पर्यटन को भी इससे व्यापक लाभ होगा। अब देखिए इंडियाज लॉन्गेस्ट रोपवे ऑन ब्रह्मपुत्र। अब यहां पर देखिए असम से संबंधित फैक्ट है कि पूर्वोत्तर का प्रवेश द्वार यानी गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट किसको कहा जाता है, असम को ही कहा जाता है। दोस्तों यहां टूरिस्ट प्लेसेस देखिए पीकॉक आइलैंड, नीलांचल हिल, कामाख्या टेम्पल सुना होगा, कामाख्या मंदिर, सराय घाट पुल और माजुली द्वीप। कहां से भूल रहे हैं, इसको भी याद रखिएगा। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और माजुली अब क्या है, 33वां जिला भी बन गया है। कहां का, 33rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम, 33वां जिला बन गया है। भारत का पहला ऐसा नदी द्वीप जिला बना है जिसका नाम क्या है, माजुली द्वीप। दोस्तों इसको यूनेस्को की लिस्ट में भी डालने की बात की गई थी, लेकिन कुछ कागजात पूरे ना होने की वजह से नहीं हो पाया। हालांकि भविष्य में ऐसा हो सकता है, क्योंकि यह माजुली द्वीप का अस्तित्व संकट में है, इसका खतरे में है, इसलिए इसको बचाने के लिए सरकार प्रयासरत है। तो यूनेस्को क्या है, साइट्स होती हैं, ये धरोहरों को, प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासतों की रक्षा हेतु यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या कहोगे, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, इसका मुख्यालय कहां है, पेरिस में है। इस किस नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। ये फैक्ट इसीलिए मैं बोलता रहता हूं, इसको याद हो जाना चाहिए आपको। और इसकी जो डायरेक्टर हैं फ्रांस की हैं आंद्रे अजोले। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, फेस्टिवल से भी आपके एग्जाम में आ जाता है, इसलिए हर राज्यों के महत्वपूर्ण त्योहारों को भी याद रखिए, लोकगीत को याद रखिए, संगीत को याद रखिए। जैसे आपसे पूछ लेगा गिद्दा कहाँ का है, हाँ, इस तरह से आपको पूछ लेगा कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, ओडिसी कहाँ का नृत्य है। तो इसी तरह से त्योहार, संगीत, ये सब जीके है, इनको आप लोग रोज कहीं ना कहीं आप देखते रहा करिए, किसी भी जो किताब में एक जगह दिया रहे। तो यह इसी तरह से हम चर्चा करने वाले हैं, वह है इस फेस्टिवल की। तो यह नौखाई जौहर फेस्टिवल। तो दोस्तों यह मेनली क्या है,
इट इज एग्रीकल्चर फेस्टिवल, कृषि त्योहार है। यह मुख्य रूप से पश्चिमी उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। तो ये नौखाई इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, यानी नौ यानी NUA, इसका मीनिंग क्या हुआ? इट्स मीनिंग इज न्यू, मतलब नया, खाई मतलब खाने योग्य, ईटिंग यानी ईट, तो अब नया खाने योग्य चावल। और दोस्तों चावल इसलिए यहां पर याद रखिएगा, उड़ीसा के कटक में ही सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है। और दोस्तों छत्तीसगढ़ में चावल की 1200 प्रजातियां, यानी धान की, पैडी की 1200 प्रजातियां पाई जाती हैं। नौखाई जौहर फेस्टिवल के बारे में, यह कैसे मनाया जाता है, तो यहां पर देखिए कृतज्ञता के निशान के रूप में उनके पीठासीन देवता, यानी एक तरह से देखा जाए तो नेचर की पूजा करते हैं। वर्शिप देयर प्रिसाइडिंग डाइटी एज ए मार्क ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी द बम्पर क्रॉप, गुड रेन एंड फेवरेबल फार्मिंग वेदर, यानी ये लोग पूजा करते हैं कि खूब सारा धन धान्य हो, खूब सारा उत्पादन हो, अच्छी वर्षा हो, अच्छी वर्षा होगी तभी तो फसल का उत्पादन होगा, और खूब अच्छा मौसम हो, कृषि के लिए लायक मौसम हो। तो इसलिए अपने देवी देवताओं, पीठासीन देवता की नए परिधानों में एक साथ भोजन करने के बाद घर और आसपास दोनों जगह नुआखाई जुहार होती है और यह त्योहार मनाया जाता है। और ये कब होता है? पंचमी तिथि, यानी गणेश चतुर्थी कल ही थी। गणेश चतुर्थी त्योहार के अगले दिन भाद्र माह के चंद्र पखवाड़े यानी अगस्त सितंबर में पंचमी तिथि, द डे आफ्टर गणेश चतुर्थी फेस्टिवल ऑफ द लूनर फोर्थ नाइट ऑफ द मंथ ऑफ भाद्र। इंटरनेशनल न्यूज है टर्की। टर्की से हम लोगों के रिश्ते, खासकर 370 इशू पर भी इसने हमारे खिलाफ बोल दिया था, इसलिए काफी अच्छे संबंध इस समय नहीं है। तो टर्की डिस्कवर्स नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ ब्लैक सी, यानी काला सागर क्षेत्र। तुर्की के राष्ट्रपति कौन है? अब देखिए यहां पर पहला फैक्ट है, ये आ सकता है आपको एग्जाम में। कौन है? रेसेप तैयब एर्दोगान। ध्यान रखेंगे। तो शुक्रवार को काले सागर तट से दूर, ऑफ ब्लैक सी, काला सागर से दूर एक बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है। किसने? टर्की ने। तो दोस्तों यह टर्की होप्स टू स्टार्ट एक्सट्रैक्टिंग एंड यूजिंग द गैस बाय 2023, यानी 2023 तक गैस निकालने और उपयोग करने की उम्मीद है, जब गणतंत्र की स्थापना के 100 वर्ष से, यानी वो अपना जो गणतंत्र, जो फाउंडिंग ऑफ द रिपब्लिक है, वो 100 वर्ष पूरा हो जाएंगे, तब उत्पादन शुरू हो जाएगा। और खोज ऐसे समय पर हुई है जब ग्रीस और साइप्रस से भी तनाव है, यानी द डिस्कवरी कम्स व्हेन देयर इज टेंशन बिटवीन टर्की and other nation like Greece and Cyprus over energy exploration around the island, over oil and gas exploration in disputed water in the eastern Mediterranean। अब थोड़ा सा देख लीजिए, ब्लैक सी कहाँ है, टर्की कहाँ है, इसकी राजधानी क्या है? अंकारा है। अब ब्लैक सी को टच करने वाले देश कौन कौन से हैं? देख रहे हैं ना, जॉर्जिया, इसकी राजधानी क्या है? तिब्लिसी, ऐसे ही याद रखिएगा। फिर यहां देख रहे हैं ना, यूक्रेन भी टच कर रहा है, यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव है। और ये इधर क्या है? रूस है, इसकी राजधानी मॉस्को है, याद हो जाएगा। फिर इधर देख रहे हैं ना, बुल्गारिया, इसकी राजधानी सोफिया है। ये है रोमानिया, ये भी देख रहे हैं ना, टच कर रहा है, इसकी राजधानी बुखारेस्ट है। ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आप यह सारे देश ब्लैक सी को, और टर्की देख रहे हैं ना, इधर ब्लैक सी, इधर भूमध्य सागर, इन दोनों के बीच में अवस्थित है, कह सकते हैं। और इधर आप देख रहे हैं ना, सीरिया है, यह इराक है, यह महत्वपूर्ण। इसी तरह से देशों की राजधानी आपको याद हो जाएगी। तो टर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। दोस्तों विश्व की सबसे खारे पानी की झील यहीं टर्की में ही है, उसका नाम क्या है? वॉन लेक है। अबाउट ब्लैक सी देख रहे हैं, तो यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया, यह ब्लैक सी को टच करते हैं, याद रखोगे। अब बढ़ते हम लोग, अगला है इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट रिलीज लोगो। दोस्तों यह इंडियन इस्लामिक कल्चर, देख रहे हैं ना, ये लोगो आपको दिख रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्टाग्राम 8 देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट ने क्या जारी किया है? लोगो जारी किया है। देखिए IICF, इसका मतलब ही क्या हुआ? इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन, याद रखेंगे। तो इसमें इस्लामिक प्रतीक की खासियत है। और दोस्तों ये कहां बनेगा?
यह अयोध्या के धन्नीपुर गांव में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई है। इसके बारे में बता रहा हूं, पहले ये आप देख लीजिए इस लोगों की खासियत क्या है। तो फाउंडेशन के सचिव का कहना है कि यह एक ऑक्टाग्राम यानी 8 देख रहे हैं ना, तो ऑक्टाग्राम का आकार का एक इस्लामी प्रतीक है। इसका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में इसका इस्तेमाल हो रहा है। इसकी मिसालिया बिल्डिंग किससे मतलब है? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, हुमायूं का मकबरा पूछ लेगा किस पर आधारित है ये लोगो, दे देगा 4। तो हुमायूं का, और वो भी कहाँ का? दिल्ली का हुमायूं का मकबरा। यानी इसका इस्तेमाल वहां की जाली के रूप में है। कुरान के चैप्टर्स की समाप्ति पर भी इस आकृति का इस्तेमाल है। अरबी में इसे क्या कहेंगे? द रूब अल हिज्ब। ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे? द रूब अल हिज्ब। क्या कहेंगे दोस्तों? द रूब अल हिज्ब। इसका मतलब क्या हुआ? इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? इसे इस्लामिक झंडे पर भी प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों अरबी में रूब का अर्थ क्या है? रूब का अर्थ होता है 1/4 यानी 1/4। और हिज्ब का अर्थ क्या है? यानी एक समूह या पार्टी कह सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप लोगों को पता है 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में अयोध्या का जो विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर कितनी एकड़ जमीन? 5 एकड़ जमीन देने का आदेश जारी किया है। बोर्ड ने इस जमीन पर मस्जिद के अलावा क्या क्या बनाएगा? इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, एक अस्पताल बनाएगा, कम्युनिटी किचन बनाएगा, पुस्तकालय बनाएगा और म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। इसके लिए इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन नामक ट्रस्ट बनाया गया है जो मस्जिद तथा अन्य इमारतों का निर्माण करेगा। याद रखेंगे दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है। अब बढ़ते हैं हम लोग वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटीज इन न्यूज। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण न्यूज में यह अश्वनी भाटिया अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, यहां ऊपर नीचे हो गया। तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड अश्वनी भाटिया एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एमडी बनाया गया। किसको? फैक्ट है, ध्यान रखेंगे, अश्वनी भाटिया को। तो the appointment committee of the cabinet has approved the appointment of Ashwani Bhatia as the managing director in SBI। और बैंक्स बोर्ड जो ब्यूरो है makes recommendation for the appointment of whole time directors as well as non-executive chairpersons of public sectors bank। तो दोस्तों जो बैंक बोर्ड ब्यूरो है BBB, याद रखना कि जो पूर्णकालिक निदेशकों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करता है BBB। ध्यान रखेंगे। और दोस्तों अश्वनी भाटिया, यहां पर क्या है इनके बारे में? एट प्रेजेंट भाटिया इज वर्किंग एज द डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर इन SBI, एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एट SBI म्यूचुअल फंड। यानी वर्तमान में भाटिया साहब SBI में उप प्रबंध निदेशक हैं और SBI म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट है अरिंदम चौधरी। दोस्तों यह नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत चर्चा में रहते हैं अरिंदम चौधरी जी। तो यह कौन है? अरिंदम चौधरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के निदेशक हैं। और दोस्तों दूसरी बार यह जेल, अभी कल ही 23 तारीख को इनको जेल हुई है वित्तीय अधिनियम की धारा 89 के तहत, यानी सेक्शन 89 ऑफ द फाइनेंस एक्ट के तहत इनको जेल हो गई है और इनको गिरफ्तार कर दिया गया है टैक्स में गड़बड़ी के लिए। ही हैज आल्सो प्रोड्यूस मेनी सच फिल्म, और इनको 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखेंगे इनको। तो यह इनको जो अवार्ड मिला है बेस्ट हिंदी फिल्म 2 दूनी 4 नेशनल फिल्म अवार्ड 2011 में। फिर इसी तरह से बेस्ट फीचर फिल्म इन इंग्लिश द लास्ट ईयर नेशनल फिल्म अवार्ड 2007 में मिला है। दोस्तों द प्रियदर्शनी मेमोरियल अवार्ड फॉर एक्सीलेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनेजमेंट फॉर द प्रियदर्शनी एकेडमी मुंबई इन 2006। बहुत सारे, यानी 3 तो राष्ट्रीय अवार्ड, एक फालतू फिल्म आई थी
फिल्म का नाम है, याद रखिएगा, बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली वेलफेयर फॉर फालतू फिल्म, नेशनल फिल्म अवार्ड 2006। तो ये 3 तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इनको मिला है, एज ए डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी थे, ध्यान रखेंगे। और ये हैं क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर भी हैं। तो यह महत्वपूर्ण चर्चित व्यक्ति हैं, इनको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं खेल समाचार। दोस्तों, खेल समाचार में पहला टॉपिक है आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे अवार्डेड विथ राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020। सीधे सीधे याद रखना है एक लाइन में। तो इसको कौन मंत्रालय देता है? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे, याद रखेंगे, पार्ट ऑफ इंडियन आर्मीज मिशन ओलंपिक्स प्रोग्राम ऑन 1 जुलाई 2001। यानी आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे में है और 1 जुलाई 2001 को भारतीय सेना के मिशन ओलंपिक कार्यक्रम के हिस्से के रूप में है। और इसका एम्स क्या है, इसका उद्देश्य क्या है कि ओलंपिक पदक जीतने के अंतिम उद्देश्य के साथ तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, गोताखोरी, तलवारबाजी, भारोत्तोलन और कुश्ती के लिए सेना में प्रतिभा के विशाल भंडार को, यानी इनको प्रशिक्षित करना है। आर्चरी, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, फेंसिंग, weightlifting and wrestling with an ultimate aim of winning medal at Olympic। याद रखेंगे दोस्तों। अब देखिए यहां पर ये इसका लोगो है, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे, ध्यान रखेंगे, फर्स्ट स्पोर्ट एकेडमी इन इंडिया टू चेंज द फेस ऑफ स्पोर्टिंग कल्चर इन इंडिया। यानी भारत में खेल संस्कृति का चेहरा बदलने के लिए भारत में पहली स्पोर्ट अकादमी है। एनेबल्ड पार्टिसिपेशन ऑफ 20 स्पोर्ट्समैन इन ओलंपिक एंड 12 स्पोर्ट्समैन हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द टोक्यो 2021। सोचिए इतना महत्वपूर्ण यह अकादमी है। तो ओलंपिक में 20 खिलाड़ियों की भागीदारी को सक्षम किया है, इसमें 12 खिलाड़ी पहले ही टोक्यो के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। द इंस्टीट्यूट हैज ओन 6 यूथ ओलंपिक मेडल, 19 मेडल इन एशियन गेम एंड 18 मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम। तो यह बहुत रिनाउंड अकादमी है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अब बात करेंगे बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचार, यानी बैंकिंग एंड फिनेंस रिलेटेड न्यूज में आज हम बात करेंगे गिग इकोनॉमी, यानी GIGA अपॉर्चुनिटीज। यानी एक्सिस बैंक का नाम सुना होगा दोस्तों। तो एक्सिस बैंक लॉन्चेज हायरिंग इनिशिएटिव गिग ए अपॉर्चुनिटी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो यहां पर गिग है क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना। गिग इकोनॉमी क्या होती है? तो आज डिजिटल इंडिया का जमाना है, डिजिटल होती दुनिया में रोजगार की परिभाषा यानी एम्प्लॉयमेंट का डिफिनीशन चेंज हो रहा है। वर्क का, अब देख रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कल्चर डेवलप हो गया है। वो किसकी वजह से? डिजिटल इंडिया की वजह से। आज इंटरनेट आपके पास है, गांव में बैठे आप ऑफिस का काम कर रहे हैं। तो यह एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था कह सकते हैं उभर रही है। इसी को हम लोग गिग कहते हैं या गिग इकोनॉमी भी कह सकते हैं। यानी गिग इकोनॉमी में किसी व्यक्ति की सफलता उसकी विशिष्ट निपुणता पर निर्भर है। यानी असाधारण प्रतिभा, गहरा अनुभव, विशेष ज्ञान या प्रचलित कौशल प्राप्त श्रम बल ही गिग इकोनॉमी में कार्य कर सकता है। यानी सारे जो स्किल्ड पर्सन को यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं मिलेगी, उनको हमेशा फ्रीलांसिंग में भी काम मिलता रहेगा। तो ये प्लेटफॉर्म फॉर अल्टरनेटिव वर्क मॉडल इसको कहते हैं, यानी वैकल्पिक कार्य मॉडल के लिए एक मंच। बेहतरीन प्रतिभाओं को आकर्षित करने के लिए, यानी कह सकते हैं टू अट्रैक्ट द फाइनेस्ट टैलेंट विथ ए प्रॉमिस ऑफ ग्रोथ विथ फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी। यानी लचीलापन, विविधता और समावेशी विकास के वादे करता है। तो एम्ब्रेसेस द वर्क फ्रॉम एनीवेयर मॉडल इन लाइन विद द बैंक्स ओपन फिलॉसफी एंड न्यू वेज टू वर्क इनिशिएटिव अर्लियर दिस ईयर। यानी इस वर्ष के प्रारंभ में बैंक के खुले और कार्य करने के नए तरीके के रूप में कहीं भी मॉडल से यह काम कर सकता है। इट विल अट्रैक्ट टैलेंट थ्रू टू वर्क मॉडल्स, यानी 100% वर्चुअल रोल कह सकते हैं, फ्लेक्सिबल प्रोजेक्ट बेस्ड शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आप अपना काम करा सकते हैं, आप उनको रेगुलर बेस पे नहीं रख सकते। तो इस तरह से जो है इसको गिग इकोनॉमी बहुत तेजी से यह बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर हमने बनाया है। सर्विस प्रोवाइडर, मान लीजिए जैसे एक्सिस बैंक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांसर भी यूज कर सकते हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर्स होते हैं और कंज्यूमर ऑफ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी इन सब से होता है।
तो ये है, इसको याद रखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा गिग इकोनॉमी क्या है। नेक्स्ट है बुक्स एंड अवार्ड्स। दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह एक किताब आ गई है, बहुत चर्चा में है दोस्तों। और ये किताब की चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस पर अभी हाल ही में इस पर जो बैन कर दिया गया है, दिल्ली दंगों पर लिखी गई किताब है, दिल्ली रायट्स 220 द अनटोल्ड स्टोरी। तो इसके प्रकाशन रोकने के प्रकाशक जो ब्लूम्सबरी है ना, वो किताबें लिखता है ना, प्रकाशित करता है, कि फैसले को लेकर बौद्धिक जगत में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। तो इस किताब को सुप्रीम कोर्ट की वकील, ध्यान रखिएगा, इस किताब की जो लेखिका है कौन है? सुप्रीम कोर्ट की वकील मोनिका अरोड़ा, सोनाली चितलकर एंड प्रेरणा मल्होत्रा ने लिखा है। और इसका प्रकाशन ब्लूम्सबरी प्रकाशन से होने वाला था, लेकिन ब्लूम्सबरी ने इसके प्रकाशन को रोकने की घोषणा की। तो इसके इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया पर पक्ष और विपक्ष में बातें शुरू हो गई हैं। दोस्तों ब्लूम्सबरी ने इस पुस्तक का प्रकाशन रोकने का फैसला लिया तो लेखक आतिश तासीर ने ट्वीट करके विलियम डेल रिम्पल का धन्यवाद दिया। तो आतिश ने लिखा है कि वे विलियम डेल रिम्पल के आभारी हैं, उन्होंने इस शर्मनाक स्टेट प्रोपेगेंडा को रोकने का प्रयास किया है, उनके सहयोग के बिना यह संभव नहीं था। तो आतिश तासीर के इस ट्वीट के बाद यह बात सामने आ गई है कि लेखक और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के डायरेक्टर कौन हैं? विलियम डेल रिम्पल की इस किताब को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका है। और यही कारण है कि चूंकि सारी इनकी जो किताबें हैं प्रकाशक ब्लूम्सबरी ही है, और यही कारण है कि इनके वीजा को कैंसिल करने की मांग उठ रही है। विश्व हिंदू परिषद और भी बहुत सारे संगठन इनके खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि किताब की लेखिका जो हैं मोनिका अरोड़ा ने ट्वीट कर कहा, ब्लूम्सबरी को टैग करते हुए लिखा कि ब्लूम्सबरी इंडिया, कृपया अपने लेखकों को हाशिए पर मत डालो, हमें कम से कम एक ईमेल तो लिखा होता, हम हमारी पुस्तक दिल्ली रायट्स 220 द अनटोल्ड स्टोरी का प्रकाशन नहीं कर रहे हैं। अपने सभी प्लेटफॉर्म से इस किताब को हटा दिया है ताकि लोग इसको पढ़ नहीं सके। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ता इस बात का निर्णय करेंगे कि भारतीय क्या पढ़ें या नहीं पढ़ें? साफ है कि मोनिका अरोड़ा भी विलियम डेल रिम्पल की ओर इशारा कर रही थी, उन्होंने ट्वीट कर कहा। और इसी वर्ष दिल्ली में हुए दंगों को लेकर मोनिका अरोड़ा की इस किताब के प्रकाशन के पहले ब्लूम्सबरी इंडिया ने शाहीन बाग फ्रॉम ए प्रोटेस्ट टू ए मूवमेंट नाम की पुस्तक का प्रकाशन किया था, उस पर कोई रोक नहीं लगाई। तो इस पर क्यों लगा दिया गया, यही मेन बात उठ रही है। तो याद रखेंगे इनके राइटर के नाम, ध्यान रखेंगे, इस किताब बहुत चर्चा में है। नेक्स्ट है नरेंद्र एंड अनीता विल गेट तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड। दोस्तों यह याद रखेंगे, ये दोनों माउंटेनियर हैं, नरेंद्र सिंह और अनीता। तो इन दोनों को मिला है अवार्ड, यह कौन सा? तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड। तो दिस इज द बिगेस्ट अवार्ड गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द एडवेंचर स्पोर्ट ऑफ माउंटेनियरिंग, यानी पर्वतारोहियों को पर्वतारोहण के साहसिक खेल में भारत सरकार की तरफ से दिया जाने वाला यह सबसे बड़ा अवार्ड है। यह अर्जुन पुरस्कार के इक्विवेलेंट माना जाता है। इसमें 5 लाख रुपए, एक स्टैचू, सर्टिफिकेट दिया जाता है। एडमंड पर्सिवेल हिलेरी और नेपाली शेरपा पर्वतारोही तेंजिंग नॉर्गे दुनिया के पहले पर्वतारोही बने जो माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचे थे। माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। और कहां स्थित है? नेपाल में स्थित है। और द अवार्ड इज गिवन इन 4 कैटेगरीज: लैंड एडवेंचर्स, वाटर एडवेंचर्स, एयर एडवेंचर्स एंड लाइफ टाइम अचीवमेंट। यह 4 श्रेणियों में दिया जाता है। यह अनीता है कुंडू और यह नरेंद्र सिंह हैं। यह रेवाड़ी से संबंधित हैं, ये हरियाणा के रेवाड़ी, दोनों लोग हरियाणा से ही संबंधित हैं, याद रखेंगे। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों खबर। अब बढ़ते हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम। दोस्तों लीजेंडरी ऑलराउंडर जैक्स कालिस का नाम तो सुना होगा, साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी, फ्रॉम साउथ अफ्रीका। और पाकिस्तान लीजेंडरी बैट्समैन जहीर अब्बास एंड पुणे बॉर्न फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स कैप्टन लीजा स्टोलेकर वर इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसको ध्यान रखना, इसको ठीक कर लेना, इंटरनेशनल होगा यहां पर, हाँ ये ध्यान रखना है। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में इन तीनों व्यक्तियों को जगह मिली है। ये जैक कालिस है, यह वुमेन
खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया की कैप्टन फार्मर और ये जहीर अब्बास पाकिस्तान के हैं। दोस्तों आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2 जनवरी 2009 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य क्रिकेट के इतिहास से दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें सम्मानित करना है। ये बहुत ही तो पहली बार साल 2009 में ध्यान रखेंगे 55 खिलाड़ियों को यह सम्मान मिला था। अब इसमें हर साल कुछ दिग्गज खिलाड़ियों का नाम जोड़ दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। अभी तक सबसे ज्यादा जो खिलाड़ी हैं वह इंग्लैंड से हैं, 28 खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया से 25 खिलाड़ी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में हैं। इंडिया से 6 खिलाड़ी हैं, पाकिस्तान से 5, न्यूजीलैंड से 3, साउथ अफ्रीका से 2, श्रीलंका से 1 खिलाड़ी हैं। तो हमारे देश में जैसे राहुल द्रविड़ हैं, सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, विशन सिंह बेदी हैं, कपिल देव, सुनील गावस्कर और अनिल कुंबले, यानी 6 खिलाड़ी हैं जो शामिल हैं आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। ये बड़े गर्व की बात है। अब हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण दिवस की। दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज उस दिन 15 मार्च तक हुआ था। अब इसके आगे की हम लोग चर्चा करते हैं दिवस की, और वह है, पहला दिवस है 16 मार्च 16 मार्च, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इसको क्या कहेंगे? नेशनल वैक्सीनेशन डे कहेंगे, याद हो जाएगा। और ये कब से मनाया जा रहा है दोस्तों? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, IMD कह सकते हैं, के रूप में भी यह जाना जाता है। पहली बार यह 16 मार्च 1995 को, कब? 16 मार्च, या ध्यान रखेंगे ये हर साल मनाया जाता है, तो 1995 को मनाया गया था, जब ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। उसके बाद है 20 मार्च, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। ये बहुत जरूरी है। आज देख रहे हैं दोस्तों, कोरोना नामक महामारी में लोगों की हंसी गायब हो चुकी है। ऐसे में लोगों को बहुत जरूरी है, आप देख रहे हैं ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता जा रहा है, लोग जो है इरिटेट होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में होते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में खुश रहने की आदत डालनी होगी। तो अंतरराष्ट्रीय हैप्पीनेस डे हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? 20 मार्च को मनाया जाता है, याद हो जाएगा। और 2013 के बाद से, ध्यान रखना, 2013 के बाद से संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर के लोगों के जीवन में खुशी के महत्व को पहचानने के लिए इस दिन को बनाया है। और 2015 में सतत विकास लक्ष्यों को लॉन्च किया गया था, जिसके 3 प्रमुख पहलू हैं, जो क्या है? कल्याण और खुशी की ओर ध्यान केंद्रित करना है। तो यह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। और इसी में 20 मार्च एक और है, वर्ल्ड स्पाइरो डे, विश्व गौरैया दिवस। ये बहुत ही सुंदर पक्षी होता है दोस्तों। गौरैया के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 20 मार्च को पूरे विश्व में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों यह आपको पता है कि गौरैया की संख्या 60% घट गई है। इस दिवस को उद्देश्य यही है कि गौरैया को संरक्षण, उनका प्रोटेक्शन किया जा सके, स्पाइरो को प्रोटेक्ट किया जा सके। चूंकि यह कह सकते हैं कुछ वर्षों पहले बड़े आसानी से देखा जाता था, लेकिन अब यह विलुप्त होता जा रहा है। दिल्ली में तो एकदम दुर्लभ हो गया था। यही कारण है कि 2012 में दिल्ली सरकार ने घोषणा कर दी थी, इसे राज्य पक्षी, स्टेट बर्ड इसको बना दिया था। कब? 2012 में ही, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और गौरैया, जिसे पासेरेडाई परिवार का सदस्य है, ये गौरैया जिसे स्पाइरो कहते हैं, पासेराडेई परिवार होता है, फैमिली, उसी का यह सदस्य है। कुछ लोग इसे वीवर फिंच परिवार का सदस्य भी मानते हैं। दोस्तों यह 14 से 16 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, 25 से 32 ग्राम तक इसका वजन होता है। तो एक समय में इसके कम से कम यह 3 बच्चे जन्म देती है। गौरैया अधिकतर झुंड में ही रहती है, और भोजन तलाशने के लिए गौरैया एक झुंड अधिकतर 2 मील की दूरी तय कर सकती है। तो समझ में आई बात दोस्तों। तो 2010 में, ध्यान रखेंगे, गौरैया की जो घटती संख्या को लेकर यह दिवस मनाया जाने लगा। और साल 2010 में, ये ध्यान रखेंगे, सबसे पहले कब मनाया गया? 2010 में विश्व गौरैया दिवस मनाया गया पहली बार। तो एक इस तरह से अब वही रिकॉर्ड हो गया, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला है 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। ये भी इंपॉर्टेंट दिवस है दोस्तों, ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो 21 मार्च 1971 में, यानी अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हर साल मनाया जाता है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे इसको कहते हैं। 1971 में यूरोपीय कृषि के 23वें महाधिवेशन में विश्व वानिकी दिवस की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1971 में।
दोस्तों तो विश्व वानिकी दिवस मनाया गया और 21 मार्च को ही वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया जाता है। ये डाउन सिंड्रोम क्या होता है? तो दोस्तों जैसे डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम, हमारे जो क्रोमोसोम, जैसे हमारे गुणसूत्र 23 जोड़े होते हैं कि नहीं हमारे, तो 23 जो है ना 46, किसी में 47 हो जाता है, किसी में 45 हो जाता है, तो गुणसूत्रों की संख्या में इम्बैलेंस हो जाता है, तो वो सिंड्रोमिक कहलाते हैं, जिन्हें हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं, पटाऊ सिंड्रोम कहते हैं। ध्यान रखेंगे, तो इस तरह से उनको सिंड्रोम कहते हैं, सिंड्रोमिक है। तो यह गुणसूत्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसंबर 2011 में 21 मार्च को विश्वव्यापी सिंड्रोम दिवस के रूप में घोषित किया, यानी वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। याद हो जाएगा दोस्तों। अब उसके बाद 22 मार्च को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस और 23 मार्च विश्व मौसम दिवस। ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अलग कर दे रहा हूं दोस्तों। 21 मार्च, 22 और 23, इसको याद करने का तरीका सुनिए। यानी विश्व वानिकी दिवस, जंगल में आप घूम रहे थे, प्यास लगी आपको, तो जल दिवस मना लिया, कब? 22 मार्च को। फिर उसके बाद अब जंगल में पानी पिया और घूमते रहे, मौसम खराब हो गया, तो विश्व मौसम दिवस आपने मना लिया 23 मार्च को। अब मौसम खराब होने की वजह से आप लोगों का स्वास्थ्य गिरने लगा, सूर्य की रोशनी, चूंकि बादल छा गए, सूर्य की रोशनी मिलना बंद हो गया और इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, आपको टीबी हो गया, यानी व्यक्ति को टीबी हो गया। हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ये याद करने का तरीका है, मैं ऐसे कह रहा हूं, कनेक्ट करके याद करोगे, कभी भूलेगा ही नहीं। यानी क्या कह रहे हैं, आप जंगल में घूम रहे थे, आपको पानी की आवश्यकता हुई, यानी 21 मार्च को आप जंगल में निकले और 22 मार्च को आपने जल दिवस मना लिया और 23 मार्च को मौसम खराब हो गया। मौसम खराब होने की वजह से सूर्य की किरणें नहीं मिल रही हैं, तो व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, जैसे टीबी जैसी बीमारी हो गई, तो विश्व टीबी दिवस हो गया। तो यह इस तरह से याद करने का 21, 22, 23, 24 मार्च, ये चारों याद हो जाएगा दोस्तों। तो अब टीबी हो गया तो स्वास्थ्य खराब हो गया, तो आगे अप्रैल में आएंगे दिवस, तो उसको फिर कनेक्ट करूंगा, तो ऐसे याद करोगे, कभी भूलेगा ही नहीं, इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, मैं सिर्फ याद कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंग मंच दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यह जो मैंने बात की 22 मार्च जो विश्व जल दिवस है, यह 1992 में 1992 में रियो डी जेनेरो, ये क्या है, ब्राजील की कल्चरल कैपिटल है, पहला पृथ्वी सम्मेलन वहीं हुआ था, तो वहीं पर यह सिफारिश की गई थी कि जल दिवस मनाया जाए और 1993 में पहला जल दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1993 में, याद रखिएगा, और तब से मनाया जा रहा है। और दोस्तों इसी तरह से विश्व मौसम विज्ञान दिवस, यह 23 मार्च 1950 को, कब? 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन लागू हुआ था, यही कारण है कि 23 मार्च को हम लोग विश्व मौसम दिवस मनाते हैं। और इसी तरह से टीबी दिवस, वर्ल्ड यानी क्षय रोग दिवस, ट्यूबरकुलोसिस, ये क्या है? जीवाणु जनित बीमारी है, उस जीवाणु का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ध्यान रखेंगे। और रॉबर्ट कोच ने टीबी के कारण बनने वाले बैसिलस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज की थी, कब की थी? 1882 में दोस्तों, 1882 में, और 24 मार्च को माना जाता है, यही कारण है कि हम उस दिन दिवस मनाते हैं। और दोस्तों हर साल 5 लाख से अधिक लोग टीबी से हमारे यहाँ मर जाते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे दिवस। उसके बाद 27 मार्च है वर्ल्ड थिएटर डे, विश्व रंगमंच दिवस, तो 1962 यानी याद रखेंगे 1962 में हर साल 27 मार्च को से दुनिया भर में विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। तो यह इस तरह से इंपॉर्टेंट डेज था, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दिस डे इन हिस्ट्री। दोस्तों 1600 ईस्वी में ही ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आगमन हुआ था कि नहीं? सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जहाज, उसका नाम था हेक्टर, कहां पहुंचा था? सूरत। और सूरत कहां है? गुजरात में। किस नदी के किनारे बसा है? तापी नदी या ताप्ती नदी के। और वहीं पर फिर अभी उस दिन भी बताया था, इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट, भारतीय हीरा अनुसंधान संस्थान भी सूरत में अवस्थित है। दोस्तों 1690 में आज ही के दिन जॉब चारनाक, कलकत्ता शहर की आधार, यानी पूछता है ना, जैसे जैसे दिल्ली का कौन है निर्माता? लुटियंस कहा जाता है ना। चंडीगढ़ का कौन है? जॉब चारनाक। जैसे कोलकाता का है तो चंडीगढ़ का कौन है?
ली कार्बूजियर। कौन है? ली कार्बूजियर। तो इस तरह से आपके एग्जाम में आ जाता है, इनको याद रखिएगा। और 1910 में आईटीसी लिमिटेड परचेज द थर्ड लार्जेस्ट टोबैको कंपनी इन कैलकाटा, यानी कोलकाता में तीसरी सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी को आईटीसी लिमिटेड ने खरीदा था। और दोस्तों, तंबाकू सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है। सब प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? रजामुंदरी में ही है, आंध्र प्रदेश के। ध्यान रखेंगे। और अगला पॉइंट क्या है? विश्व में सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कौन करता है? चीन करता है। दूसरे नंबर पे कौन है? हमारा भारत है। याद हो जाएगा। अगला है 1969 में वीवी गिरी बिकेम द 4th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, वीवी गिरी ऐसे व्यक्ति हैं, हम निर्दलीय चुनाव लड़े थे, निर्दलीय यह राष्ट्रपति रहे और इन्हीं के इलेक्शन में सेकंड राउंड की काउंटिंग हुई थी, दूसरे चक्र की मतगणना हुई थी। और दोस्तों, यह पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, यानी चूंकि ये उपराष्ट्रपति थे पहले, तो जब जो तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? जाकिर हुसैन, उनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। फिर राष्ट्रपति चूंकि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति को चुनना होता है, कार्यवाहक 6 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ जिसमें यह लड़े और नीलम संजीवा रेड्डी को हराए और दूसरे चक्र की मतगणना हुई वीवी गिरी के ही चुनाव में। ध्यान रखेंगे। और वीवी गिरी को भारत रत्न भी मिल चुका है, याद रखेंगे। फिर 1971 में आज ही के दिन भारत ने ओवल क्रिकेट टेस्ट मैच, कहां? इंग्लैंड को 4 विकेट से उसी की धरती पर पहली जीत दर्ज की थी भारत ने। और दोस्तों, 1974 में आज ही के दिन फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति, यानी तीसरे और 5वें मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसी तरह से 11वें राष्ट्रपति एपीजे कलाम भी मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इसी तरह से एम हिदायतुल्लाह, इनकी जब मृत्यु हुई तो इनके बाद कार्यवाहक राष्ट्र, यानी जब वीवी गिरी जब चुनाव लड़ रहे थे तो इनकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना था? पहले चीफ जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। याद रखेंगे ना। तो इस तरह से फखरुद्दीन अली, इनकी भी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई थी। 77 में इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नीलम संजीवा रेड्डी बने, उन्हें निर्विरोध बनाया गया राष्ट्रपति, अनअपोज्ड प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। याद हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी सामान्य विज्ञान से संबंधित मुख्य तथ्य है। दोस्तों, ये वन लाइनर है, इसको ऐसे ही रट जाइए। एलपीजी गैस, याद रखेंगे, एलपीजी गैस में ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ध्यान रखिए एकदम। एक बैरल में कितना लीटर होता है? कई बार आया है, 159 लीटर। कवक के अध्ययन को, एक शाखाओं से प्रश्न रहता ही रहता है, ब्रांचेस से, तो फंगाई इज स्टडीड इन माइकोलॉजी। मोनाजाइट थोरियम का अयस्क है। दोस्तों, हमारे केरल में मोनाजाइट बालू के तट में, मोनाजाइट में बालू के तट में पाया जाता है मोनाजाइट। और विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का जो देश है हमारा भारत ही है। याद रखेंगे। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता, यानी कैंडेला है, इसकी यूनिट ऑफ लाइट इंटेंसिटी की मात्रा, जो एक मात्रक से प्रश्न रहता है, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए सारा मात्रकों का, तो कैंडेला है। याद रखेंगे। नाइट्रस ऑक्साइड इज द लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस। द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ द लेंस इज डायोप्टर। कितनी बार आया हुआ एग्जाम में। टोमेटो कलर बिकम रेड ड्यू टू रेड क्रोमोप्लास्ट, यानी याद रखिएगा, क्रोमोप्लास्ट के कारण इसका रंग जो लाल होता है पकने पर, किसकी वजह से? क्रोमोप्लास्ट। सीधे वन लाइनर आएगा। और कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। याद रखेंगे। कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, द एनर्जी हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? बेंदा ने की थी। याद रखेंगे। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के प्रैक्टिस में राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद का गठन किस मंत्रालय ने किया, या किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी इस परिषद का अध्यक्ष ही यही मंत्री होगा। याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे किस नदी पर बन रहा है? तो वह कौन सी नदी होगी? गंगा, कावेरी या ब्रह्मपुत्र? दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी होगी। नेक्स्ट है, नुआखाई जुहार त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। तो उड़ीसा इसमें है नहीं, तो आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट टचेज द ब्लैक सी? तो दोस्तों, रूस करता है, इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। टर्की करता है, इसकी राजधानी क्या है? अंकारा। जॉर्जिया करता है, इसकी राजधानी क्या है? तिब्लिसी है। तो ये तो तीनों करते हैं, नहीं कौन करता है? वह है सीरिया। सीरिया यहां पर देख रहे हैं ना, ये भूमध्य सागर को कर रहा है। सीरिया की कैपिटल क्या है? दमिश्क है। याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट
नेक्स्ट है भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक, यानी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपका नाम आप यहां पर देख सकते हैं, अश्वनी भाटिया हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है अरिंदम चौधरी, किस संस्था के निदेशक हैं? सीधे सीधे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ब्लूम्सबरी इंडिया, किस पुस्तक के प्रकाशन पर रोक लगाई है? तो वह है दिल्ली रियॉट्स 220 द अनटोल्ड स्टोरी, यानी दिल्ली राइट्स 220 द अनटोल्ड स्टोरी, याद रखेंगे। अब अगला हम लोग बात करते हैं तेंजिंग नॉर्गे नेशनल अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? यानी पर्वतारोहियों को दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, ऐसा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस खेल के क्षेत्र में किए गए प्रभावी कार्यों के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 दिया गया? यानी विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 220 किसको मिला है? यहां पर देख सकते हैं, तो यह राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम को, या रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट, या आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे, यही तो खबर थी। तो आंसर इसमें क्या होगा? डी होगा। फिर अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? मैंने बताया था ना, याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने लगभग सभी चीजों पर डिस्कशन किया। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ये करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग सफल हों, यही हमारी कामना है, यही हमारी बायजूस टीम की कामना है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।